हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। और आज मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या द सिंपल प्रेजेंट। द सिंपल प्रेजेंट। तो देखिए, इस टेंस की पहचान क्या होती है कि इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, क्या मिले? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्दांश आते हैं। जैसे कि मोहन स्कूल जाता है, वह समय से खाना खाता है, तो पीछे ता है या ती है, इस तरह के शब्द आ रहे हैं या शब्दांश आ रहे हैं, तो वो किस काल का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है। तथा वर्तमान समय में कार्य का होना या करना पाया जाता हो। जो कार्य है वो वर्तमान समय में ही या तो उसका होना पाया जाता हो या फिर करना पाया जाता हो, तो वो काल कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जरूरी नहीं है कि आपको वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते ही मिले। जैसे कि मुझे आम पसंद है, तो आम पसंद है, या मैं आम खाना पसंद करता हूं, तो ये मेरी एक आदत भी हो सकती है। ठीक है। या फिर इसके बावजूद ये भी मिल सकते हैं टेंस की पहचान में कि इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में प्राकृतिक घटना या सर्वव्यापी सत्य या सिद्धांत मिल सकता है, या आदत प्रकट करने वाले कार्य हो सकते हैं। ठीक है। जैसे यहां पर दे रखे हैं एक नंबर में कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो सूर्य पूरब में निकलता है। ये जो सेंटेंस दे रखा है ये किस काल का है? तो द ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। तो सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये क्या है? एक सर्वव्यापी सत्य है। एक सर्वव्यापी सत्य है। ठीक है। कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। चाहे ये इंग्लिश में मिले सेंटेंस के सूर्य पूरब में निकलता है, चाहे ये हिंदी में मिले, पर दोनों में ही ये ज्यादातर किस में लिखा मिलेगा तुम्हें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों लिखा मिलेगा? क्योंकि ये एक सर्वव्यापी सत्य है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। दूसरा सेंटेंस है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो देखो, बाकी के अंत में ता है, तीये भी आ रहे हैं, तो उससे भी पहचान हो रही है। उसके बाद भी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यह एक सिद्धांत है। क्या है? एक सिद्धांत कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अगला है तीसरा सेंटेंस, और इसमें दे रखा है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तो देखिए, यहां से भी पहचान कर सकते हो आप कि ता है, ती है, ते है, तो यहां पर क्या रहा? उठता है। ठीक है। या फिर ये एक उसकी आदत है, जल्दी उठने की क्या है? आदत। तो आदत प्रकट करते हैं। और आदत प्रकट करने के और भी वाक्य हो सकते हैं, जैसे कि कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं, तो इसमें भी ता है, ती है आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी क्या आ रहा है? एक आदत है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। आग जलती है, तो आग जलती है, तो आग ये जलती है, ये एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है, नेचुरल। ठीक है। तो फायर बर्न्स। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में क्या पढ़ा कि इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्दांश आते हैं। उस तथा कार्य का वर्तमान में होना या फिर वर्तमान में करना पाया जाता है। उसके बावजूद इन वाक्यों में प्रयुक्त या इस टेंस के वाक्यों में जो प्रयुक्त वाक्य होते हैं वो प्राकृतिक घटना पर आधारित हो सकते हैं, या फिर सर्वव्यापी सत्य पर, या सिद्धांत पर, या फिर आदत पर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे, तो पहचान समझ में आ गई होगी। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, तो हेडिंग डाल लीजिए रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, और यहां पर पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए एफर्मेटिव सेंटेंस। और एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं?
जो सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं और अंत में फुल स्टॉप होता है, तथा जिसमें किसी कथन को स्वीकार करने का बोध होता है। तो यहां भी लिखेंगे कि यदि सब्जेक्ट ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन्स क्या होता है? जिससे सिंगुलर नाउन हो तब। तो सिंगुलर नाउन्स क्या होता है? जिससे सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, ठीक है, या तो किसी का नाम भी हो सकता है। तब सूत्र क्या लिखेंगे या फॉर्मूला? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस S या ES या IES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अंत में फुल स्टॉप। तो यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स हो, तो याद रखेंगे इस सूत्र को कि सब्जेक्ट सर्वप्रथम, उसके बाद में B1 और S या ES या IES और फिर ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। अब यहां पर आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि S कहां लगाई जाए और ES कहां लगाई जाए और IES कहां लगाई जाए। तो यहां पर मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, तो पहले यहां पर आप सूत्र को समझ लीजिए। यदि सब्जेक्ट ही सी इट हो तो इसका प्रयोग करेंगे, और दूसरा है यदि सब्जेक्ट यू बी दे एंड प्लूरल नाउन हो, तब कौन सा सूत्र प्रयोग होगा? तो प्लूरल नाउन क्या होता है? वह नाउन जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है, वो प्लूरल नाउन कहलाता है। तब फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर S या ES नहीं लगाते हैं, प्लस अदर वर्ड्स। तो यदि हमारा सब्जेक्ट यू, बी, दे एंड प्लूरल नाउन हो, या यहां पर एक और लिख लीजिए आई भी हो, अगर कोई प्रोनाउन आई, यू, बी, दे हो तो उसके साथ में B1 आता है, ठीक है, और बहुवचन करता हो। लेकिन याद रहे कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यह नियम होता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब। अब जितनी भी वर्ब होती हैं, मुख्य क्रियाएं, तो बात यह है कि आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि S या ES या IES क्यों लगाई गई, ठीक है। तो क्यों लगाई गई उसके लिए देखें। तो वर्ब में S या ES या IES की आवश्यकता क्यों हुई?
तो देखिए नियम ये कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब। अब यहां पर नोट करके समझ लिए, जितनी भी वर्ब दी होती हैं, जो तुम्हें वर्ब दी गई हैं वो प्लूरल होती है। कैसी होती हैं? प्लूरल। वर्ब मूल रूप में प्लूरल होती हैं और इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए इनके अंत में एस, ई एस या आई ई एस जोड़ देते हैं। लेकिन आपने नाउन के बारे में पढ़ा होगा, तो कोई अगर नाउन सिंगुलर है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ते हैं, ये बात याद रखें। लेकिन वर्ब मूल रूप में क्या होती हैं? प्लूरल, और उन्हें एस या ई एस जोड़ करके क्या बनाते हैं? प्लूरल, सिंगुलर बनाते हैं। इसलिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस जोड़ देते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। अब किन वर्बों के साथ में एस या ई एस जोड़ेंगे ये पता करेंगे। तो जिन वर्ब के अंत में ओ हो, एक्स हो, जेड हो, सी एच हो, डबल एस हो, एस एच हो, तो उनके अंत में क्या लगा देंगे? ई एस। जैसे देखिए गो, तो इसके अंत में क्या आ गया? ओ, तो क्या लगा दी हमने? ई एस। ई एस जोड़ी है, जैसे गो से गोज। अब ऐसे ही यहां दे रखा है फिक्स, और फिक्स में क्या आ गया? एक्स, तो एक्स पीछे है तो इसके अंत में क्या लगा दिया? ई एस। ऐसे ही टीच, टीच में क्या आ गया? सी एच, और सी एच आ गया तो इसके अंत में क्या लगा दी हमने? यस, टीच। ठीक है। ऐसे ही बास, बास मीन्स धोना, अब इसमें क्या आ गया अंत में? एस एच, और एस एच आ गया तो इसके अंत में क्या लगाई हमने? ई एस, बासिस। ऐसे ही पास, पास मीन्स गुजरना, तो पास मीन्स गुजरना, तो पास के अंत में क्या आया है? डबल एस, तो क्या लगाई है हमने? ई एस। तो क्या समझे कि जिन वर्ब के अंत में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एस आ जाए या एस एच आ जाए, तो उनके अंत में क्या लगा देते हैं? ई एस। ठीक है। अब ऐसे ही देखिए यहां पर जिन वर्ब का अंतिम अक्षर बाई हो, ठीक है, यह भी नियम ध्यान पूर्वक दें कि जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर बाई हो तथा उससे पहले कोई व्यंजन हो, उससे पहले कोई व्यंजन। तो देखिए व्यंजन ए, ई, आई और यू ये स्वर होते हैं, इन्हें वॉवेल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और वॉवेल्स को छोड़ करके शेष अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर वो आए तो उसके साथ में बाई से पहले क्या आया हो, अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आया है तो उसके अंत में आई ई एस जोड़ देते हैं बाई को हटा करके। जैसे देखो फ्लाई, तो क्या हटा दिया हमने? बाई हटा करके आई ई एस जोड़ दिया, फ्लाइज। जैसे क्राई, तो सी आर आई ई एस, क्राइज। ऐसे ही है बरी, बरी मीन्स चिंता करना या चिंतित होना, तो बरीज। अब यहां पर नोट करके एक बात और याद रखें कि आप इस तरह से निगराएंगे कि बाई देख लिया आपने, जैसे कि प्ले है और आपने क्या देखा इसमें? तो बाई है, और बाई है तो क्या लगा दें हम? प्ले आई ई एस। तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि आई ई एस नहीं, आई एस जब हटाएंगे, बाई लगाकर हटाएंगे जब इससे पहले क्या आया हो? कॉन्सोनेंट, जैसे यहां पर आया है, लेकिन यहां तो वॉवेल्स आ गया तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखें, एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एग्जाम्पल में जैसे कमला एक मधुर गाना गाती है, तो कमला एक मधुर गाना गाती है, सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन या किसने से प्रश्न करते हैं वाक्य में। तो कौन एक मधुर गाना गाती है? तो कमला गाती है। तो हमने इसकी संरचना पढ़ी थी कि सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थी। और
प्लूरल के लिए ये है सब्जेक्ट प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट और डॉट डॉट आगे जो भी होगा। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कमला। तो सर्वप्रथम क्या लेके आएंगे हम, सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। कमला कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो कमला, कमला। अब कह रहा है उसके बाद वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आइए। तो क्रिया के अंत में जो गाता है, गाती है, जाता है, सुनाता है, इस तरह की ये क्रिया के अंत में इनकी फर्स्ट फॉर्म। गाना की क्या है, सिंग, SING। कह रहा है एस या ES लगाइए क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो SINGS, इसके पीछे क्या लगेगी, एस। तो कमला सिंग्स, एक मधुर गाना। तो ए स्वीट, स्वीट सॉन्ग। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं अपने स्कूल जाता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपने स्कूल जाता हूं। अब यहां पर सब्जेक्ट आ गया मैं। तो कौन जाता है, तो मैं। तो मैं कैसा है, आई। और मैंने तुम्हें पढ़ाया था आई, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ में सिर्फ इसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट B1 और ऑब्जेक्ट। ऐसे इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि प्लूरल ही वर्ब है और सब्जेक्ट भी प्लूरल है, तो सीधे सीधे उसका प्रयोग कर देंगे। तो आई के साथ क्या आएगा, आई गो टू। आई के साथ अपना की माई, पजेसिव केस, ठीक है, माई स्कूल, माई स्कूल। तो आई गो टू माई स्कूल। अगला है बे हमें कहानी सुनाते हैं। यहां भी सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो दे। अब सुनाना की क्या है, टेल, सुनाते हैं या कहते हैं। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहां ऑब्जेक्ट दो हैं, एक तो हमें है ऑब्जेक्ट और एक है कहानी। तो यदि ऑब्जेक्ट दो हो तो ऑब्जेक्ट दो होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो। एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं सजीव और ये होता है निर्जीव। जैसे किसी वस्तु वगैरह का नाम होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो किसी जैसे हमें, तुम्हें, उसे, इस तरह के होंगे तो वो कैसे होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लगाने का नियम ये होता है, अगर तुम वर्ब के बाद में सीधे सीधे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, जैसे दे टेल, दे टेल, इसके बाद में हमें की लगा दीजिए अस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, क्योंकि हमें का ऑब्जेक्टिव केस, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। तो दे टेल अस, क्या सुनाते हैं, कहानी। तो स्टोरीज, स्टोरीज, ठीक है। नेक्स्ट है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यहां भी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो द बर्ड्स, द बर्ड्स। अब उड़ना की क्या होती है, फ्लाई, FLY। अब यहां एस या एस क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। तो द बर्ड्स फ्लाई, और फिर क्या लगा दें, इन द स्काई, स्काई। देखिए दरअसल ये इन द स्काई ऑब्जेक्ट नहीं है वाक्य का, ये एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट ही है। तो यहां पर जैसे मैंने सूत्र लिखा था या फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो उन्हीं वर्बों के साथ आता है जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लॉज पैटर्न में ये बताया जाता है 7 प्रकार के क्लॉज पैटर्न होते हैं, उनके बारे में किसी वीडियो में मैं आपके लिए चर्चा करूंगा, ठीक है। तो दे द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ इन द स्काई ऑब्जेक्ट मत समझ लेना, ग्रामेटिकल तरीके से ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ मान सकते हो तुम ऑब्जेक्ट की तरह, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम अपना पाठ याद करते हो। यहां भी सब्जेक्ट कहता है प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब, यानी सीधी सीधी B1। तो यू, और यू याद करना की लर्न, लर्न। अपना पाठ याद करते हो तो यू के साथ अपना की योर, यू लर्न योर लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे आम पसंद है।
उसे आम पसंद है या वह आम पसंद करता है। ठीक है, तो वह आम पसंद करता है तो ही लाइक्स, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या यस लगा देते हैं, तो ही लाइक्स। आर्टिकल का यूज कर सकते हैं द मैंगोज या द मैंगो, MANGO। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया। ठीक है, अब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप, इसका ले लिया। नेक्स्ट है, इसका भी ले लीजिए। और ये है वर्ब में एस या ईएस या आईईएस की आवश्यकता क्यों होती है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है हमारे एग्जाम्पल। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर कर लिए हैं। अगली वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा और उससे नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें इंट्रोगेटिव, और इसके वीडियो हमारी 4 या 5 वीडियो आएंगे जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से कवर कर दिया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और भी यूजेज हैं जो कहां कहां करते हैं, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद।